नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, देश के दो बड़े नेता और दोनों दक्षिण भारत में। राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और अमित शाह केरल के दौरे पर। लेकिन इन दौरों में एक बुनियादी फर्क नजर आया। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी तमिलनाडु गए और उनकी कई तस्वीरें वायरल हुई। पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं किया है, लेकिन उनकी हर तस्वीर में एक बात कॉमन नजर आई, वो ये कि उनके साथ एक पादरी नुमा व्यक्ति है। लगभग हर फ्रेम में राहुल गांधी चाहे स्कूल में जाएं, वो क्रिश्चियन स्कूल में गए या फिर कहीं जाएं, एक प्रिस्ट टाइप का ईसाई जो फादर होगा, वो बिशप होगा, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसके ड्रेस से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक क्रिश्चियन हमेशा उनके आजू बाजू रहा। क्या इन तस्वीरों के पीछे कोई रणनीति है या यह महज इत्तेफाक है? यह मैं आप पे छोड़ देता हूं। अमित शाह केरल गए। अमित शाह की भी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, आप उन वीडियो में देख सकते हैं। अमित शाह का ड्रेस देखिए, उनकी वेशभूषा देखिए, आपको क्या लग रहा है? अमित शाह अक्सर तमिलनाडु का जो पारंपरिक ड्रेस है उसे पहने हुए नजर आए, और वो हिंदू है। क्या एक पत्रकार के नाते या एक दर्शक के नाते आप एक अंदाजा लगा सकते हैं? मैं दो विंडो में दोनों की तस्वीरें दिखा रहा हूं, राहुल के साथ पादरी और अमित शाह के साथ हिंदू। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर तस्वीर के पीछे एक रणनीति होती है, हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। अमित शाह केरल में पुराने गौरव, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी का यूं तो बहुत तरह का एजेंडा रहता है, लेकिन राहुल गांधी जब तमिलनाडु गए तो उन्होंने फिर से वही बात दोहराई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले सुन लीजिए राहुल गांधी का बयान, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि भारत में जो चुनाव होता है वो रिग्ड है, और रिग्ड चुनाव की बात करते करते राहुल गांधी की वो तस्वीरें गौर कीजिए कि उनके आसपास ईसाई हैं। आसपास के देशों को देखिए, जिन देशों में तख्ता पलट हुआ है वहां यही मुद्दा था कि चुनाव रिग्ड हैं। क्या ये ईसाई देशों की एक साजिश है, खास करके अमेरिका और यूरोप, कि एशिया के देशों में वो तख्ता पलट करें, लेकिन बहाना बनाएं कि चुनाव रिग्ड है, बेईमानी हुई है? क्या उसी फॉर्मूले को राहुल गांधी भारत में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी लगातार विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, लगातार उस तरह के लोगों के संपर्क में हैं जिन्हें डीप स्टेट कहा जाता है, जिन्हें हेज फंड मैनेजर कहा जाता है। दूसरी ओर अमित शाह भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव, हिंदू संस्कृति, वो केरल में है तो केरल में चुनावी माहौल और सामाजिक समीकरण बदलने की बात कर रहे हैं। वो लगातार हिंदू वेशभूषा धारण किए हुए हैं, केरल की हिंदू संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आज की राजनीति सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के बीच द्वंद्व नहीं है, आज की राजनीति सिविलाइजेशनल वॉर है। और जब मैं सिविलाइजेशनल वॉर की बात करता हूं तो आप वेस्ट बनाम ईस्ट की बात कर सकते हैं, आप हिंदू बनाम ईसाई की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है कि महज ये इत्तेफाक हो कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं ईसाई उनके साथ घूम रहे हैं। हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो कि अमित शाह के आसपास सिर्फ हिंदू नजर आ रहे हैं। जब देश की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के दो बड़े नेता इस तरह की तस्वीरें शो कर रहे हैं, लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तो कान खड़े होना स्वाभाविक है। आने वाला एक दशक भारत की कहानी है,
भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह दुनिया के मंच पर अपना दबदबा कायम किया जा सके, दुनिया भारत की धमक सुने। दूसरी ओर वो देश हैं जो चाहते हैं कि भारत की यशोगान, भारत की विकास गाथा अभी से ही मध्यम कर दी जाए, और इसके लिए तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। क्या राहुल गांधी उन विदेशी ताकतों के टूल हैं? क्या राहुल गांधी डीप स्टेट के टूल हैं? क्या अमित शाह भारतीय गौरव के प्रतीक हैं? क्या अमित शाह हिंदू संस्कृति को पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे हैं? अमित शाह, मोदी, ये जो वर्तमान सरकार है, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की भी संस्कृति को इंगित करता है। कांग्रेस यानी मुस्लिम ईसाई गठजोड़, भाजपा यानी हिंदू पुनर्जागरण का काल। हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार। मुझे बताइए, एलडीएफ और यूडीएफ, पीएफआई, जमाते इस्लामी और अब बढ़ती हुई एसडीपीआई से केरल को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയൂ, എൽഡിഎഫിനോ യുഡിഎഫിനോ അവരുടെ മിത്രങ്ങളായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കോ ഇപ്പോൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ട എസ്ഡിപിഐക്കോ കേരളത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സാധ്യമാണോ? वो नहीं रख सकते। അവർക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. क्योंकि पीएफआई, एसडीपीआई और जमाते इस्लामी उनकी वोट बैंक है, वो उस पर कभी आघात नहीं करेंगे। കാരണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും എസ്ഡിപിഐയുടെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. वो केरल को पीएफआई, जमाते इस्लामी और एसडीपीआई के विभाजनकारी एजेंडे से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल एनडीए बचा सकता है, बीजेपी बचा सकता है। പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും എസ്ഡിപിയുടെയും ഒക്കെ വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഈ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമാണ്. एलडीएफ और यूडीएफ, पीएफआई, जमाते इस्लामी और अब बढ़ती हुई एसडीपीआई से केरल को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയൂ, എൽഡിഎഫിനോ യുഡിഎഫിനോ അവരുടെ മിത്രങ്ങളായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കോ ഇപ്പോൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ട എസ്ഡിപിഐക്കോ കേരളത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സാധ്യമാണോ? वो नहीं रख सकते। അവർക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. क्योंकि पीएफआई, एसडीपीआई और जमाते इस्लामी उनकी वोट बैंक है, वो उस पर कभी आघात नहीं करेंगे। കാരണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും എസ്ഡിപിഐയുടെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. वो केरल को पीएफआई, जमाते इस्लामी और एसडीपीआई के विभाजनकारी एजेंडे से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल एनडीए बचा सकता है, बीजेपी बचा सकता है।